मेरी गांव और शहरी बहू का प्यार देखकर मोहल्ला जलता है। एक आलीशान और चमकती हुई काली एसयूवी सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। गाड़ी के अंदर निहारिका का पूरा परिवार बैठा हुआ है और सबके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वो सभी अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। देवर जी, कैसा लग रहा है आपको? आखिर आज आप फिर से लड़की देखने जो जा रहे हो। भाभी, आप भी क्या मजाक करते हो? अब तक मैं 3 लड़कियां देख चुका हूँ और तीनों लड़कियां मुझे पसंद नहीं आई और ये तीनों ही रिजेक्ट हो चुकी हैं। रिजेक्शन तो लाइफ का हिस्सा है, इस बार कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। निहारिका ने बहुत सोच समझ कर यह रिश्ता ढूंढा है। भैया, उम्मीद तो पिछली बार भी थी। देवर जी, अगर आपने भी अपने भैया की तरह कॉलेज में ही कोई लड़की पटा ली होती ना, तो आज हमें इस तरह गांव-गांव भटकना नहीं पड़ता, समझे? ओहो निहारिका, अब हर किसी की किस्मत मेरी तरह तो नहीं होती ना। हाँ बेटा, देख तो तेरे भाई ने कितनी अच्छी लड़की से शादी की है। निहारिका हमारे घर की रौनक है। तू भी कोई ऐसी ही लड़की ढूंढ लेता तो हम लोग इतने परेशान नहीं होते बेटा। नहीं मम्मी, मुझे तो इन लव शव की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे तो बस अपनी भाभी और मम्मी की पसंद की लड़की चाहिए। मेरी पसंद तो हमेशा अच्छी ही होती है, पर इस बार निहारिका बहू ने पूरी जिम्मेदारी ली है। और मुझे खासकर भाभी की पसंद की लड़की पर पूरा भरोसा है। वो जो कहेंगी वही फाइनल होगा। इसीलिए तो हम इस बार गांव की लड़की देखने जा रहे हैं। बातों बातों में ही शहर से गांव का सफर लगभग पूरा हो चुका होता है। गाड़ी अब गांव की धूल भरी सड़कों पर पहुंच चुकी है। जैसे ही इतनी बड़ी और महंगी कार गांव की तंग गलियों में दाखिल होती है, लोग अपने घरों से बाहर निकल के देखने लगते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी कार ये किसकी है? लगता है शहर से कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। अरे पता नहीं भाई, पर यह गाड़ी तो रमेश के घर की तरफ जा रही है। लगता है कोई खास मेहमान आने वाले थे। अरे भाई, तुम लोगों को नहीं पता? वो रमेश की बेटी पल्लवी को देखने के लिए शहर से लड़के वाले आ रहे हैं। लगता है ये वही लोग हैं। अरे भाई, अच्छा, पल्लवी की तो किस्मत चमक गई। शहर की बड़ी हवेली में जाएगी वो। रमेश के तो भाग खुल गए। कुछ ही देर में कार एक साधारण लेकिन साफ सुथरे घर के सामने जाकर रुकती है। घर के बाहर पल्लवी के पापा रमेश उन्हीं के इंतजार में खड़े हैं। वो सभी एक एक करके गाड़ी से नीचे उतरते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं रमेश जी, ड्राइवर को यहाँ का रास्ता पता था। पूरा परिवार घर के अंदर आता है, जहाँ पल्लवी की मम्मी मिठाई और फलों के साथ उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आइए आइए, मैं आप सभी का ही इंतजार कर रही थी। आप लोग बैठिए। वो सभी हॉल में रखी सोफे पर बैठ जाते हैं। पल्लवी के मम्मी पापा उन्हें मिठाई और फ्रूट सर्व करते हैं। नाश्ता बहुत बढ़िया है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम लड़की को भी देख लें। जी बिल्कुल। अरे सावित्री, पल्लवी को बुलाओ। सावित्री रसोई में जाती है, जहां पल्लवी हाथ में चाय की ट्रे पकड़े पल्लवी को हॉल में लेकर आती है। उसने एक साधारण सा पीला सलवार सूट पहना है और उसकी 2 लंबी चोटियां गुथी हुई हैं। चेहरे पर सादगी और हल्का सा मेकअप है। निहारिका पल्लवी को सिर से पैर तक ध्यान से देखते हुए, दिख तो ठीक रही है, सादगी तो है चेहरे पर। भाभी, लड़की तो बहुत सिंपल लग रही है। जैसी आपने कहा था वैसी ही है ये तो। रुकिए देवर जी, सादगी और सुघड़ता में फर्क होता है। अभी तो सिर्फ चेहरा देखा है, बाकी बातें भी देखनी है। मेरी बेटी पल्लवी बड़ी सुशील है। गांव में जरूर रहती है, पर इसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। ये जिस घर में रहेगी घर को स्वर्ग बना देगी। अच्छा, काम करने से पीछे नहीं हटेगी ना ये? क्योंकि शहर में तो बहुत काम होता है। बिल्कुल नहीं, ये सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती है। थकना तो इसे आता ही नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब अगर मैं इसे अपनी देवरानी बनाती हूँ तो मैं इस पर अपना हुक्म चलाऊंगी और अपने हिस्से का सारा काम भी इसी से करवाऊंगी। क्या बहू, तुम भी कैसा मजाक करती हो? पल्लवी अभी से घबरा जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो सच कह रही हूँ। अगर मेरी होने वाली देवरानी इतनी मेहनती है तो मेरे लिए तो लॉटरी लग गई। क्यों देवर जी, है ना? भाभी, आप ही को लड़की पसंद करनी है, जैसी आपको सही लगे। मुझे वही मंजूर है, आप देख लीजिए। मुझे तो लड़की पसंद है। वरुण के लिए ये बिल्कुल सही रहेगी माँ जी। अगर तूने हाँ कह दिया तो मेरी तरफ से भी पक्का। लड़की बहुत ही प्यारी है, मुझे भी पसंद है। रमेश जी, अगर हमारी बड़ी बहू ने आपकी लड़की को पसंद कर लिया है तो फिर समझो रिश्ता पक्का है हम लोगों की तरफ से। वाह बेटी, तेरे तो भाग खुल गए। तेरा मायका गांव में और ससुराल अब शहर की बड़ी हवेली में होगा। तुम वहां खुश रहना। पापा को लग रहा है कि मेरे भाग खुल गए, पर मुझे तो डर लग रहा है। ये मेरी होने वाली जेठानी जी अभी से क्या क्या बोल रही हैं।
रिश्ता पक्का करके वो सभी लोग वहां से अपने घर लौट जाते हैं। कुछ ही महीनों में पल्लवी और वरुण की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है और पल्लवी विदा होकर अपने गांव से शहर चली जाती है, जहां उसका बड़े उत्साह और प्यार से गृह प्रवेश होता है। और फिर शाम को पल्लवी अपने कमरे में मुंह दिखाई की रस्म के लिए हरी साड़ी पहनकर अपने मायके से लाई गहने पहन रही होती है। तभी उसकी जिठानी वहां आती है और कहती है, पल्लवी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। याद रखना, तुम अब गांव की बेटी नहीं, इस बड़े घर की शहरी बहू हो। जब मेरी मुंह दिखाई हुई थी तो पूरे मोहल्ले ने मेरी तारीफ की थी। आप तो बहुत सुंदर हैं जेठानी जी, आपकी तरह कैसे लग पाऊंगी। तारीफ मेरी खूबसूरती की नहीं, मेरे सलीके की हुई थी। तुम ऐसे तैयार होना कि मेरी पसंद में कोई कमी ना निकाल सके। जी मैं कोशिश करूंगी जेठानी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और सुनो, जैसे मैं बोलूं वैसे ही सबके सामने पेश आना। सबके पैर छूना, सबको नमस्ते बोलना और सबको बहुत विनम्रता से पानी पूछना। ये तो अभी से मुझ पर रौब झाड़ने लगी, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। मेरी जेठानी क्या करेंगी। निहारिका के जाने के बाद पल्लवी साड़ी और गहने पहनकर हॉल में आती है, जहां मोहल्ले की औरतें जमा हो चुकी हैं। निहारिका उसे दूर से कड़ी नजरों से घूर रही है। पल्लवी घबराहट में सबके पैर छूती है। अरे विमला, बहू तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। हमने तो सुना था कि गांव की है, पर ये तो बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ शांति, लड़की बहुत अच्छी है। हमारी निहारिका बहू ने इसे पसंद किया है। संस्कारी तो है, देख के ही लग रही है। अरे मीरा चाची, मेरी देवरानी की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्यों, निहारिका बहू अच्छी तो लग रही है बेचारी, तुम उसे बोलने क्यों नहीं दे रही हो। वो जो कुछ भी कर रही है मेरे डर से कर रही है। देख रही हो उसकी आंखों में कितना खौफ खा रही है मुझसे। जी नहीं। देखा, आवाज भी नहीं निकल रही इसकी। पल्लवी, पानी लाओ सबके लिए, जल्दी करो। अब मेरा क्या होगा, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। ये तो मेरी जेठानी जी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। हे भगवान। अरे पल्लवी बहू, तुम डरो मत, तुम्हारी जेठानी का स्वभाव ही ऐसा है, वो बस मजाक करती रहती है सबसे। विमला, आप तो भोलिए, निहारिका ने गांव की बहू इसलिए चुनी ताकि उस पर हुक्म चला सके, समझे आप। अरे नहीं, निहारिका बहू तो बस चाहती है कि पल्लवी बहू भी घर का सारा काम सीख जाए, और कुछ भी नहीं है शांति। हाँ मम्मी, सही कहा, इसे डराना बहुत जरूरी है, वरना इस सर पर चढ़ जाएगी। क्यों पल्लवी, है ना। जी जेठानी जी, आप जो कहेंगी वही होगा। पल्लवी अपनी जेठानी के मजाक को सच मान बैठती है और फिर डरी सहमी पल्लवी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने के बाद अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी वहां उसका पति वरुण आता है। पल्लवी, तुम परेशान क्यों हो। वरुण जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी भाभी जी का व्यवहार आपने देखा, वो सबके सामने मुझे डरा रही थी कैसे। अरे पल्लवी, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। भाभी का तो नेचर ही ऐसा है, वो बहुत मजाकिया है। आपको ये मजाक लग रहा है। वो कह रही थी कि वो मुझ पर रौब झाड़ेंगी और मुझसे सारा काम कराएंगी। अरे वो सिर्फ माहौल हल्का करने के लिए ऐसा बोलती हैं। असल में वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम थोड़े दिन में समझ जाओगी अपनी जेठानी को, समझी। आपको मजाक लग रहा है, पर मुझे तो उनकी आंखों में सच दिख रहा है। मैं यहाँ पर कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। अपनी जेठानी से डरी पल्लवी बड़ी मुश्किल से सो पाती है। फिर अगले दिन की सुबह वो अपने तरीके से साड़ी और गहने पहने डरी सहमी किचन की ओर बढ़ती है, जहाँ पहले से ही उसकी शहरी जेठानी मौजूद थी। ओहो, देवरानी जी आ गई। बड़ी जल्दी उठ गई हो आज। गांव की आदत है क्या इतनी जल्दी उठने की। जी जेठानी जी, घर पर भी मैं सूरज ढलने से पहले उठ जाती थी। बताइए क्या बनाना है खाने में। देखो देवरानी जी, खाना अच्छा बनाना। ये तुम्हारा गांव नहीं, ये हमारा शहर। यहाँ लोग सादा खाना नहीं खाते। ससुर जी को खीर पसंद है, सासू माँ को पनीर, और मुझे क्या, मुझे तो हर चीज में कमी निकालने की पुरानी आदत है, समझी। कमी? पर मैं तो बहुत ध्यान से बनाऊंगी जेठानी जी। वो तो वक्त बताएगा। बस याद रखना, अगर खाना खराब हुआ तो पूरे घर के सामने तुम्हारी क्लास लगाऊंगी मैं। निहारिका इतना बोलकर किचन में बाहर चली जाती है। पल्लवी कांपते हाथों से पनीर के स्लाइस काटने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, किससे अपनी परेशानी कहूं। यहाँ तो सब जेठानी जी के पक्ष में हैं बस। अपनी जेठानी से डरी सहमी पल्लवी जैसे तैसे बटर पनीर, खीर, रोटी और जीरा राइस बनाकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को परोसती है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया है। पल्लवी बेटा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। हाँ, बहुत ही सौंधी महक आ रही है खाने से। हाँ मम्मी, खुशबू तो लाजवाब है। पल्लवी, बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने। ये क्या बनाया है पल्लवी? क्या तुम्हें गांव में खाना बनाना नहीं सिखाया? क्या हुआ जेठानी जी? क्या नमक कम है या मिर्च ज्यादा हो गई? ना मसाले ढंग से भुने, ना सब्जी का रंग सही है, और ये खीर, इसमें तो शक्कर इतनी ज्यादा है कि खाई नहीं जा रही। जेठानी जी, मैंने तो वैसे ही बनाया जैसा आपने कहा था।
अरे पगली, देखो तो जरा अपना चेहरा, कितनी जल्दी डर जाती हो तुम। अरे बड़ी बहू तुम भी ना, बेचारी छोटी बहू की जान ले लोगी क्या? छोटी बहू खाना बहुत ही टेस्टी बनाए, तुम परेशान मत हो। और इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो बहू? हाँ पल्लवी, माँ सही कह रही है, ऐसे मत डरा करो, भाभी तो बस तुम्हारी टांग खींच रही है। मजा आ गया। देवरानी का चेहरा तो देखो, कितनी सीधी है ये, मेरा मजाक भी नहीं समझती। ये मजाक नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी पड़ोसन शांति और मीरा वहाँ आती है। विमला, आज तुम्हारी गांव वाली बहू की पहली रसोई है ना? हाँ मीरा, बहुत अच्छा खाना बनाया मेरी छोटी बहू ने। खाना तो अच्छा बनेगा ही ना, मैंने जो बनवाया है। मतलब मैंने जो सुना था वो सही है कि शहरी जेठानी ने तुम्हें इसलिए पसंद किया ताकि वो तुम पर हुक्म चला सके, पल्लवी बहू? अरे चाची, आप क्यों आग लगा रही हैं? मेरी देवरानी है, मैं जो चाहूँ वो करवाऊँ। ये चाची सही कह रही है, मुझे यहाँ बहुत संभल कर रहना होगा, वरना मेरा जीना हराम हो जाएगा जेठानी जी के पास। मुझे तो नहीं लगता कि ये गांव की देवरानी और शहर की जेठानी की पटेगी। तालमेल बैठना बहुत मुश्किल होगा विमला। अरे आप लोग क्यों डरा रहे हो उसे? वो दोनों बहुत प्यार से रहेंगी, मुझे पता है। वो तो वक्त ही बताएगा विमला, अभी तो नई नई शादी है, बाद में देखना क्या होता है। पल्लवी की पहली रसोई का खाना खाकर मीरा और विमला वहां से अपने अपने घर चली जाती हैं और सबके खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ले जाकर पल्लवी किचन के सिंक में साफ करने लगती है। सच में जेठानी जी मजाक कर रही हैं या ये सब एक चाल है? तभी निहारिका किचन में आती है और पल्लवी के कंधे पर हाथ रखती है। पल्लवी अचानक चौंक जाती है और बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है। क्या हुआ पल्लवी, इतना क्यों डर गई? क्या मैं कोई भूत हूँ? नहीं जेठानी जी, बस ध्यान कहीं और था, गलती से गिर गया। ध्यान कहाँ था? गाँव में? देखो पल्लवी, ये शहर है, यहाँ बर्तन गिरने की आवाज पूरे मोहल्ले को सुनाई दे जाती है। जी मैं ध्यान रखूंगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जेठानी जी। ठीक है, कल से सुबह 6 बजे चाय तैयार मिलनी चाहिए और हाँ, न्यूज़पेपर भी देवर जी के पास पहुंचा देना। फिर से हुक्म? क्या मेरा पूरा जीवन बस ऐसे ही निकल जाएगा? निहारिका वहां से चली जाती है और पल्लवी बर्तन साफ करती रहती है। अपनी जेठानी से डरी हुई पल्लवी घर का सारा काम अकेले ही करती है। फिर रात के अंधेरे में अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी पल्लवी खिड़की से बाहर देखती है। शहर की रोशनी उसे डरा रही है। माँ, आपने कहा था कि ससुराल में मेरा अपना घर होगा, पर यहाँ तो मुझे सब पराया लग रहा है। वरुण कमरे में आता है और पल्लवी को खिड़की के पास खड़ा देखकर पास जाता है। पल्लवी, तुम अभी तक नहीं सोई? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वरुण जी, मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, क्या हम कुछ दिनों के लिए वहां जा सकते हैं? अरे अभी तो आई हो, कम से कम घर तो समझ लो। भाभी तुम्हें कितना कुछ सिखा रही हैं। वही तो समस्या है, वो सिखाती कम है और हुक्म ज्यादा चलाती हैं। अरे देखो पल्लवी, भाभी का आदर करना हमारा फर्ज है, वो इस घर की नींव है, उनके बारे में ऐसा मत सोचो तुम। ठीक है वरुण जी, मैं कोशिश करूंगी। अपने पति की बात सुनकर पल्लवी बिस्तर पर लेट जाती है और बड़ी मुश्किल से सो पाती है। फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। पल्लवी जल्दी से तैयार होकर रसोई में जाती है और हड़बड़ाकर गैस जलाकर सबसे पहले चाय उबालने लगती है। तभी वहां उसकी शहरी जेठानी आती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है। जी जेठानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाय बनाकर आप ही के पास ला रही थी। अरे तुम घबराओ मत, मैं कल वो सब बस मजाक में कह रही थी, तुम मेरे मजाक को सीरियसली मत लिया करो। मैं तुम पर कोई रौब नहीं झाड़ूंगी और ना ही तुमसे घर का सारा काम अकेले कराऊंगी। हम दोनों मिलकर ये घर संभालेंगे, समझी मेरी देवरानी जी? सच में जेठानी जी? पर मोहल्ले के लोग तो कह रहे थे कि आप मुझसे सारा काम कराएंगी। लोगों का काम है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। अब से मैं तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी ताकि तुम्हें कोई कम ना समझे और मेरी देवरानी को सब चीज आ जाए अच्छे से। उसी दिन से निहारिका पल्लवी को घर की हर छोटी बड़ी बात समझाने लगी। वो उसे रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक की व्यवस्था सिखाने लगी। फिर हॉल में खड़ी होकर, देखो पल्लवी, रसोई में जो मैंने बताया था वो सब सही था। वरुण को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, उसका कमरा हमेशा व्यवस्थित होना चाहिए और हमारे सास ससुर को सुबह की चाय ठीक 8 बजे और शाम की चाय 5 बजे चाहिए। डिनर 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, समझी? जी जेठानी जी, अब हम दोनों मिलकर आप जैसे जैसे मुझे समझाएंगी मैं वैसे वैसे ही करूंगी। कुछ दिनों में ही शहरी जेठानी और गांव की देवरानी दोनों एक दूसरे से इस तरह घुल मिल जाती हैं जैसे सगी बहनें। फिर एक दिन निहारिका और पल्लवी बाजार जाने के लिए तैयार होती हैं। दोनों साथ में घर से निकलती हैं। चलो पल्लवी, आज तुम्हें शहर की शॉपिंग कराते हैं। तुम्हें सिर्फ आज देखना होगा कि यहाँ कैसे खरीदारी की जाती है। जेठानी जी, यहाँ के दुकानदार तो बहुत दाम मांगते हैं, गाँव में तो हमें पता होता था कि कितना देना है। बातें करती हुई दोनों मार्केट पहुंच जाती हैं। वहां एक दुकान पर पल्लवी को कुछ आर्टिफिशियल झुमके पसंद आते हैं। भैया, ये झुमके बहुत सुंदर हैं, कितने के हैं? मैडम ये बहुत खास है, 500 रुपए के पड़ेंगे आपको।
क्या 500? भैया इसके 150 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो बोलो वरना हम जा रहे हैं। हैं जेठानी जी आप क्या कह रही हैं? ये तो 500 रुपए बोल रहे हैं। तुम चुप रहो पल्लवी। भैया क्या हुआ, दे रहे हो या जाएं? हाँ ठीक है मैडम, ले जाइए, बोनी का वक्त है, मना नहीं करूँगा। जेठानी जी अगर आप नहीं होती तो मैं तो इसे 500 रुपए ही देकर आ जाती। आप तो बहुत माहिर हैं। पल्लवी शहर में ऐसा ही होता है, यहाँ मोल भाव करना बहुत जरूरी है वरना लोग लूट लेते हैं। झुमके खरीदने के बाद दोनों देवरानी जेठानी कॉस्मेटिक का सामान खरीद कर घर वापस लौट रही होती हैं। तभी अचानक सामने वाली गली से एक आवारा सांड दौड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। हे भगवान ये क्या है? पल्लवी भागो, ये सांड हमें चोट पहुंचा देगा। बचाओ मुझे। जेठानी जी आप घबराइए मत, आप मेरे पीछे हो जाइए। अरे पल्लवी हट जाओ, ये सांड बहुत गुस्से में लग रहा है, ये तुम्हें मार देगा। जेठानी जी चिंता मत कीजिए, गांव में मैं ऐसे 10-10 बैलों को रोज संभालती थी, ये तो फिर भी अकेला है। पल्लवी निडर होकर सांड के सामने खड़ी हो गई। उसने डरते डरते बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। सांड ने अपनी सिर नीचे झुका लिया। पल्लवी ने उसे थपथपाया। आजा बेटा, घबरा मत। फल वाले से एक फल खरीद कर सांड को खिलाते हुए, ये ले, खा ले। बाप रे पल्लवी तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो अपनी जान बचाकर भागने वाली थी। देखा जेठानी जी, इन जानवरों को भी प्यार से काबू किया जा सकता है, ये भी बस प्यार के भूखे होते हैं। आज तुमने मेरी जान बचा ली, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। चलो अब घर चलते हैं। दोनों हंसते हुए बोलते हुए घर की तरफ पैदल ही चल देती हैं। मोहल्ले की औरतें खिड़कियों से उन्हें देखने लगती हैं। देखा पल्लवी, लोग हमें कैसे देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम लड़ रहे हैं, पर हम तो सहेलियों की तरह जा रहे हैं। हाँ जेठानी जी मैं देख रही हूँ, उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही है। जैसे वो घर पहुंची, पड़ोसन मीरा और शांति के घर के बाहर आपस में खुसर पुसर करने लगी। देखा शांति, कितने प्यार से दोनों घर जा रही हैं, ये पक्का कोई दिखावा है। हाँ मीरा, ये प्यार सिर्फ बाहरी लोगों के लिए, घर के अंदर तो निहारिका पक्का उस पर हुक्म चलाती होगी। मैं सब जानती हूँ, ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गाँव की लड़की कब तक शहर की जेठानी को झेलेगी। मोहल्ले की औरतों को यकीन ही नहीं था कि शहर की जेठानी और गांव की देवरानी साथ में प्यार से रह सकती हैं। उन्हें वो सब दिखावा लग रहा था। और इधर घर पहुंचकर हॉल में सोफे पर बैठकर, पल्लवी अब से हम ऐसे ही साथ रहा करेंगे, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जी जेठानी जी, मुझे अब समझ आ गया है कि आप दिल की कितनी अच्छी हैं। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। चलो अब रात के खाने की तैयारी करते हैं, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे नहीं जेठानी जी, आप बैठिए, मैं कर लूंगी सब। अब तुम भी मुझ पर हुक्म चलाओगी? मैंने कहा ना मिलकर करेंगे। बस दोनों अपने अपने कमरे में जाकर साथ लाया सामान रखती हैं और फिर किचन में जाकर साथ में खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाते हुए दोनों की हंसने की आवाज हॉल में बैठे सब घर वालों तक पहुंचती है। वाह, आज तो किचन से हंसी की आवाजें आ रही हैं। लगता है दोनों की पटरी बैठ गई। हाँ वरुण, निहारिका ने पल्लवी को अच्छे से संभाल लिया है। अब हमारा घर सच में घर लगने लगा है। तभी दाल चावल रोटी सब्जी लेकर दोनों देवरानी जेठानी वहां पहुंचती हैं। देख लो वरुण, तुम्हारी बीवी अब मेरी चेली बन गई है। अब तुम भी संभल कर रहे ना। अरे मैं तो पहले से ही संभल कर हूँ भाभी। पल्लवी तुम तो सच में बदल गई हो यार। ये सब जेठानी जी की वजह से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। दिन बीतते गए और पल्लवी शहर के माहौल में पूरी तरह ढल जाती है, लेकिन उसे अपने मायके की याद कभी कभी सताने लगती है। एक शाम अपने कमरे में बैठी पल्लवी बैग से निकालकर अपने मम्मी पापा की फोटो देख रही थी। माँ, आपकी बहुत याद आती है, पता नहीं आप लोग कैसे होंगे। तभी वहां निहारिका आती है। क्या हुआ पल्लवी, क्या फिर से आंसू? तुम रो क्यों रही हो? नहीं जेठानी जी, बस माँ की याद आ रही थी। बस इतनी सी बात? चलो हम कुछ इंतजाम करते हैं, तुम चिंता मत करो। निहारिका ने मन ही मन कुछ सोचा और पल्लवी को खुश करने का फैसला किया। वो जानती थी कि पल्लवी के लिए परिवार कितने मायने रखता है। पल्लवी रोना बंद करो, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे। सच में जेठानी जी, आप हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती हैं। तुम मेरी प्यारी देवरानी जो हो। पल्लवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो निहारिका के गले लग जाती है। जेठानी जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी हैं। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जाकर अपनी पैकिंग करो। अगले दिन की सुबह पल्लवी पैकिंग करके बैग लिए हॉल में बैठी है। मुझे लगा था कि शहरी जेठानी मुझसे सारा काम करवाएंगी, लेकिन हम दोनों में तो बहनों से भी बढ़कर प्यार है। शहरी जेठानी अपने गांव वाली देवरानी को लेकर उसके मायके जाती है और मोहल्ले की औरतें उन्हें साथ जाते हुए देखती हैं। और 2 दिन गांव में रुककर दोनों शहर वापस आ जाती हैं। फिर एक सुबह उनके घर के बाहर सब्जी वाला सोनू खड़ा होता है और दोनों देवरानी जेठानी ठेले में रखी भिंडी और करेले में उलझ जाती हैं। भैया 1 किलो भिंडी तौल दो। अरे नहीं जेठानी जी, आज भिंडी नहीं, करेला लेते हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है करेला खाने का। करेला कौन खाता है पल्लवी, इतनी कड़वाहट कौन चखेगा सुबह सुबह, भिंडी ही ठीक है।
तभी उन दोनों की पड़ोसनें शांति और मीरा वहां पहुंचती हैं। अरे पल्लवी अपनी जेठानी की पसंद की भिंडी नहीं खा सकती क्या आज? वैसे भी शहर वालों को कड़वाहट पसंद नहीं आती। और पल्लवी तू भी तो देख, देवरानी की पसंद का ख्याल नहीं रख सकती? कैसा प्यार है तुम दोनों के बीच। चाची, हमारे प्यार के बीच इस छोटी सी तकरार का भी अपना ही मजा है। ये कड़वाहट और मिठास ही तो रिश्ते का स्वाद है। शांति और मीरा एक दूसरे को देखती हैं और मुंह पिचकाती हैं। वो तो हमें पता ही है कि कैसा प्यार है तुम दोनों के बीच। उन दोनों की बातें नजरअंदाज करके दोनों देवरानी जेठानी करेला और भिंडी लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। फिर एक दिन दोनों देवरानी जेठानी हॉल में थी और पल्लवी झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा था ना कि मैं साथ में सफाई करवाऊंगी, तुमने अकेले क्यों शुरू कर दिया? देखो उस कोने में थोड़ा कचरा रह गया है। अरे जेठानी जी आप बैठिए ना, मैं बस अभी कर देती हूँ, आप थकी हुई लग रही हैं। तभी वहां मोहल्ले की औरत शांति आती है और उन दोनों की बातें सुनकर, हाँ ठेकेदार दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और घर के बाहर हो तुम बड़ी प्यारी देवरानी जेठानी बनती हो और असली रूप यहाँ दिखाती हो। तभी वहां उन दोनों की सास विमला आती है। अरे शांति तुम कब आई? बस अभी आई थी विमला और अब जा रही हूँ। आई क्यों थी और इतनी जल्दी जा क्यों रही हो? अब बस जिस काम से आई थी वो काम हो गया। बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकलती हैं और मोहल्ले के बाहर नुक्कड़ में खड़ी मोहल्ले की औरतों के पास जाकर उनकी चुगली करती हैं, वो भी नमक मिर्च लगाकर। मैं सच कह रही हूँ, वो सब दिखावा है। निहारिका चालाकी से अपनी देवरानी को दबा कर रखती है। मैं साबित कर दूंगी कि ये प्यार सिर्फ ढोंग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, देवरानी जेठानी में इतना प्यार हो ही नहीं सकता। हम भी किसी की जेठानी है, हमारी भी देवरानी है, हमारे बीच तो ऐसा प्यार कभी नहीं हुआ। मोहल्ले की औरतें उनके बारे में क्या सोचती हैं ये दोनों देवरानी जेठानी को पता था, इसलिए एक दिन हॉल में वो दोनों, देवरानी मेरी तबीयत का खराब बहाना करके तुम आज अकेले बाजार जाना। देखना ये मोहल्ले वाले तुम्हें रास्ते में जरूर रोकेंगे। समझ गई जेठानी जी, देखते हैं आज ये क्या नया शगुफा छोड़ते हैं। अगले दिन पल्लवी अकेली बाजार जा रही होती है, तभी मीरा और शांति उसे रोक लेती है। अरे पल्लवी आज अकेले? तेरी प्यारी जेठानी कहाँ रह गई? वो थोड़ी बीमार है इसीलिए मैं अकेले सामान लेने जा रही हूँ। बीमार? अरे भोली लड़की है, शहर वालों के चोचले हैं। काम से बचने के लिए सिरदर्द और बीमारी का बहाना सबसे पुराना हथियार है। तुझे काम पर लगा दिया और खुद आराम कर रही होगी। ऐसा क्या? मुझे तो लगा वो सच में बीमार है। चाची जी यही तो चालाकी है, सोचना इस बारे में और घर जाकर बात करना अपनी जेठानी से। जी जरूर सोचूंगी। मन ही मन मुस्कुराती हुई पल्लवी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है और फिर बाजार से जब वो घर वापस आती है तो मोहल्ले की औरतें उनके घर के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदर से हंसने की आवाज आती है। हॉल में बैठी देवरानी और जेठानी। तो उन्होंने कहा कि मैं कामचोर हूँ। हाँ, और ये भी कहा कि मैं बुद्धू हूँ जो आपकी बातों में आ गई। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी अपने कमरे से उनके सास विमला उनके पास आती है। सुना तुमने? पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग रही है कि मेरी शहर की बहू और गांव की बहू के बीच बहुत प्यार है। उनकी बातें सुनकर बाहर खड़ी मीरा और शांति का चेहरा उतर जाता है। विमला, ये दीवारें बड़ी मजबूत हैं, इनके बीच में दरार डालना नामुमकिन है। हाँ, हमें लगा ये शहर और गांव वाली बहू का झगड़ा होगा, पर यहाँ तो मिट्टी और शहर का लोहा मिल गया है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह पल्लवी अपने घर माँ से बात करती है और उसका चेहरा उतर जाता है। फिर किचन में काम करते हुए बार बार लंबी सांसें ले रही होती है और उसकी आंखों से नमी होती है। तभी उसकी जेठानी वहां आती है। क्या बात है देवरानी, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा, चेहरा भी उतरा हुआ है, क्या परेशानी है? कुछ नहीं जेठानी जी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझसे झूठ मत बोलो, हम सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं सहेलियां भी हैं, बताओ मुझे। जेठानी जी, पापा ने मेरी शादी के समय अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था, लेकिन साहूकार समय से पहले पैसे मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो वो जमीन हड़प लेगा। मैं बहुत परेशान हूँ। ये तो वाकई बड़ी समस्या है। देखो देवरानी जी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे जेठ जी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और ससुर जी की पेंशन भी दवाइयों में लग गई है। अभी तुरंत इतने पैसों का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं जेठानी जी, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, मैं समझ सकती हूँ। उन्हें नहीं पता था कि हाथ में कटोरी लिए किचन के दरवाजे पर खड़ी शांति उनकी बातें सुन रही है। अरे तुम दोनों गुफ्तगू ही करती रहोगी या मुझे चीनी भी दोगी? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ। अरे चाची जी आइए, अभी देती हूँ। अच्छा, तो गांव वालों की मदद करने से शहर वाली ने मना कर दिया। अब देखो मैं कैसे इस बात का तड़का लगाती हूँ। पल्लवी शांति को चीनी देती है और चीनी लेकर शांति अपने घर चली जाती है। और फिर उसी दिन शाम को मीरा के घर जाकर
अरे तुमने सुना, वो जो शहर वाली बहू है ना, वो सिर्फ ऊपर से मीठी है। उसकी देवरानी बेचारी रो रो कर मदद मांग रही थी, पर उसने साफ मना कर दिया। उनका प्यार मोहब्बत सब दिखावा है, असल में तो उनके बीच खूब खटपट चल रही है। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मोहल्ले वाली दोनों देवरानी जेठानी का प्यार नहीं पचा पाती। फिर एक शाम मोहल्ले की औरतें मीरा और शांति निहारिका के घर पर बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी सास भी थी। तभी निहारिका घबराई हुई अपने कमरे से वहां आती है और मम्मी जी, मेरे गहनों का डिब्बा अलमारी में नहीं मिल रहा। मैंने कल रात वहीं रखा था। क्या? ठीक से देख बहू, कहीं इधर उधर रखा होगा। मैंने सब जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिले। मेरे सोने के गहने गायब है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। जेठानी जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की तो मैंने गुस्से में आपके गहने? पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। गहने कीमती हैं, पर तुम्हारा ईमान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अरे निहारिका, इतना भोला बनना भी ठीक नहीं है। दुनिया में जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। बेचारी गांव वाली के पैसों की जरूरत थी, हो सकता है हाथ साफ कर दिया। शांति, जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बहुओं के बीच तुम दरार नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ कि मेरी गांव की बहू और शहर की बहू के बीच प्यार देखकर पूरा मोहल्ला चलता है, और घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। चोर कौन है पता चल ही जाएगा। पूरा परिवार मिलकर हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, लेकिन ना तो कोई घर के बाहर आता दिखा और ना ही कोई घर के बाहर जाता हुआ। अरे कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आया और ना ही घर से कोई बाहर गया। इसका मतलब गहने घर के अंदर ही है। सोचो बहू, कहाँ रख दिए हैं तुमने गहने? पापा जी, कल मैंने अलमारी से अपना लहंगा निकाला था धोने के लिए और फिर बाथरूम ले गई थी। बहू, तुमने वो लहंगा धोया था क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने उसे सिर्फ बाथरूम में रख दिया था। पल्लवी दौड़कर बाथरूम जाती है और लहंगा उठाती है। अचानक एक भारी डिब्बा नीचे गिरता है। मिल गया जेठानी जी, डिब्बा लहंगे की भारी कढ़ाई में फंसा हुआ था। पूरा परिवार भागता हुआ बाथरूम में आता है और आखिरकार मेरे गहने मिल ही गए। हाँ बहू, गहने भी मिल गए और मोहल्ले की औरतों को बातें बनाने का मौका भी। तभी निहारिका को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा परिवार उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। उनके साथ मोहल्ले की औरतें और कुछ लोग भी जाते हैं। निहारिका को आईसीयू में एडमिट किया जाता है और वो सभी लोग आईसीयू के बाहर खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर सुरेश बाहर आते हैं और देखिए, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। उनके शरीर में खून की भारी कमी हो गई है। अगर अगले 1 घंटे में ओ नेगेटिव खून नहीं मिला तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, हम सब तैयार हैं, हमारा खून चेक कीजिए। एक एक करके सबका ब्लड ग्रुप चेक होता है, पर किसी का मैच नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरा चेक कीजिए। पल्लवी का भी ब्लड टेस्ट होता है और उसका ब्लड ग्रुप उसकी जेठानी के ब्लड ग्रुप का मैच हो जाता है। आपका खून बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन आप बहुत कमजोर हैं। इतना खून देना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए। बस मेरी जेठानी जी को बचा लीजिए, उनके बिना ये घर सूना है। मोहल्ले के लोग एक देवरानी का अपनी जेठानी के प्रति इतना प्यार देखकर शर्मिंदगी से भर जाते हैं। पल्लवी बहू, हमें माफ कर दो। हम अपनी जलन की वजह से तुम दोनों के बीच जहर घोलना चाहते थे, पर आज तुमने खून देकर साबित कर दिया कि तुम दोनों का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा है। चाची, हमें बुरा नहीं लगा। आपकी बातों और इस परीक्षा ने ही तो दुनिया को दिखाया कि हमारा प्यार कितना सच्चा है, और अब हम इस प्यार को और भी मजबूत बनाएंगे। पल्लवी अपनी जेठानी को अपना खून देकर उसकी जान बचाती है और मोहल्ले वालों की सोच भी बदल देती है। कुछ दिनों में उसकी जेठानी ठीक होकर घर पहुंच जाती है और पहले की तरह शहरी जेठानी और गांव की देवरानी हंसी खुशी रहते हैं और मोहल्ले वाले भी अब उनका प्यार देखकर जलते नहीं बल्कि खुश होते हैं।